जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है और अब G7 देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे भी भारत पर ऐसा ही टैरिफ लगाएं। लेकिन टैरिफ के बावजूद भारत का विदेशी खजाना लगातार मजबूत होता जा रहा है। आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $4 अरब बढ़ा है। दूसरी बड़ी खबर भारत और रूस के बीच ऊर्जा सौदों को लेकर है। रूस से भारत ने बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू कर दिया है और अमेरिकी टैरिफ का इस पर कोई असर नहीं दिख रहा। तेल अब वैकल्पिक रूट से भारत तक पहुंच रहा है। तीसरी अपडेट अमेरिका से जुड़ी है, जहां अमेरिका ने G7 देशों से अपील की और अब G7 के वित्त मंत्रियों ने भारत को लेकर एक अहम फैसला लेने पर विचार किया है। चौथी खबर मेक इन इंडिया अभियान से है, जिसके तहत भारत की प्रमुख कंपनियों का इंपोर्ट बिल घट गया है। यह साफ इशारा है कि भारत ने घरेलू उत्पादन पर जोर देना शुरू कर दिया है। आखिरी खबर भारत और नेपाल से आई है, जहां नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश दिया है। आज के वीडियो में हम इन सभी अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा कदम हमें लगातार ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद करता है। सबसे पहली और सकारात्मक खबर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से है, जिसमें लगभग $4 अरब की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग $698.27 अरब तक पहुंच गया है और यह डाटा आरबीआई ने खुद जारी किया है। असल में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 5 सितंबर 2025 को वीक क्लोजिंग के बाद जो डाटा सामने आया, उसमें विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी बढ़त देखी गई। सिर्फ करेंसी रिजर्व की बात करें तो लगभग 540 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिससे करेंसी रिजर्व बढ़कर 584.47 अरब तक पहुंच चुका है। वहीं कुल विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें गोल्ड, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और अन्य एसेट्स शामिल हैं, में करीब $4 अरब की बढ़त हुई है। इस बढ़त के साथ भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब $698 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि यह भारत का सर्वाधिक स्तर नहीं है। पिछले साल यानी सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $742 अरब तक पहुंच गया था, जो अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड था। लेकिन समय के साथ टैरिफ, जियोपॉलिटिकल तनाव और अन्य आर्थिक कारणों की वजह से इसमें गिरावट आई। अब स्थिति फिर से सुधर रही है और अनुमान है कि कुछ ही समय में भारत अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। आसान शब्दों में समझें तो विदेशी मुद्रा भंडार वह पूंजी है जिसका उपयोग देश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने, जरूरी इंपोर्ट्स के भुगतान करने और किसी संकट की घड़ी में वित्तीय सुरक्षा के लिए करता है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल के इंपोर्ट पर निर्भर हैं, यह भंडार अत्यंत अहम है। जितना बड़ा भंडार होगा, उतना ही मुश्किल हालात में देश को संभालना आसान होगा। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की ओर, भारत और रूस के बीच ऊर्जा सौदों को लेकर। भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए नए रूट्स खोज लिए हैं। अमेरिका के दबाव और टैरिफ के बावजूद भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 25% और फिर अतिरिक्त 25% यानी कुल 50% टैरिफ भारत पर लगाया था, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा था। पिछले साल जहां भारत 2 से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल रूस से खरीदता था, वहीं
अब यह आंकड़ा नए रिकॉर्ड तोड़ चुका है और कुल इंपोर्ट में लगभग 38% की बढ़त दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत ने रूस से 2.9 बिलियन यूरो यानी लगभग 3.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। यह आंकड़ा अब चीन के करीब पहुंच चुका है, जिसने इसी अवधि में 3.1 बिलियन यूरो लगभग 3.64 अरब डॉलर का तेल खरीदा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां वह रूस से तेल खरीदने के मामले में चीन के बराबर खड़ा है। शायद यही कारण है कि ट्रंप और पश्चिमी देशों ने भारत को लगातार निशाने पर रखा। रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई में भारत का तेल आयात 2.7 बिलियन यूरो था, जो अगस्त में बढ़कर 2.9 बिलियन यूरो हो गया। वहीं चीन का कुल आयात जुलाई में 4.1 बिलियन यूरो था, लेकिन अगस्त में घटकर 3.1 बिलियन यूरो पर आ गया। यानी कि चीन थोड़ा आगे तो है, लेकिन उसका आयात तेजी से घट रहा है और भारत उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। अगली अहम अपडेट भी इसी मुद्दे से जुड़ी है। रूस से तेल खरीद पर चर्चा के लिए G7 देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक बीते शुक्रवार को आयोजित की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने सहयोगियों के वित्त मंत्रियों से रूस पर लगे प्रतिबंधों को सख्त करने और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की अपील की। यह बैठक कनाडा की अध्यक्षता में हुई, जो फिलहाल G7 ग्रुप का चेयरमैन है। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि रूस और तेल खरीदारों पर नए टैरिफ लगाने का मुद्दा फिलहाल सुलझा नहीं है और इस पर आगे गहन चर्चा होगी। यह भी संकेत दिया गया कि भविष्य में अमेरिका न केवल G7 देशों बल्कि यूरोप पर भी दबाव बढ़ा सकता है। हालांकि यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड को लेकर उत्सुक है, जिससे उसकी स्थिति जटिल हो सकती है। या तो यूरोप को भारत के साथ अपने संबंध खराब करने होंगे या फिर अमेरिका से सीधी टक्कर लेनी होगी। आने वाले समय में पश्चिमी देशों की रणनीति क्या होगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। अब बढ़ते हैं मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट की ओर, जहां भारत की बड़ी-बड़ी कंपनियां, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेक्टर में काम करने वाली, अब अपने इंपोर्ट बिल को घटाने लगी हैं। इसका मतलब साफ है कि देश के अंदर प्रोडक्शन पहले से काफी बढ़ चुका है। जीएसटी रिफॉर्म्स और सरकारी नीतियों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। अगर कुछ प्रमुख आंकड़े और नाम देखें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ईसी, व्हर्लपूल, एचवीएस और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों ने, जो खास तौर पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में काम करती हैं, अपने इंपोर्ट खर्च में कमी की है। उदाहरण के लिए बजाज ईआईसी, जो 2020 में लगभग 340 रुपए करोड़ का इंपोर्ट करती थी, अब सिर्फ 178 रुपए करोड़ का इंपोर्ट कर रही है। वहीं मारुति सुजुकी का इंपोर्ट थोड़ा बढ़ा है, जहां पहले यह 9,100 रुपए करोड़ था, अब यह 9,400 रुपए करोड़ हो गया है। टाटा मोटर्स ने सबसे बड़ी कटौती की है, उनका इंपोर्ट 2,946 रुपए करोड़ से घटकर मात्र 882 रुपए करोड़ रह गया है। इसी तरह हीरो मोटोकॉर्प ने अपना इंपोर्ट शेयर 3.5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे भारत सरकार की पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, का बड़ा योगदान है। इस योजना के तहत घरेलू कंपनियों को न केवल अतिरिक्त छूट दी गई बल्कि ज्यादा उत्पादन करने पर वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए। सरकार का मानना था कि इस योजना के नतीजे जल्दी नहीं, बल्कि 4 से 5 साल में दिखेंगे, और अब वही नतीजे हमारे सामने हैं। यह संकेत है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम लंबे समय में कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर,
जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा है। हाल के दिनों में नेपाल में जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिली। जंजी के नेतृत्व में हुए आंदोलनों के चलते सरकार पर भारी दबाव बना और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कई दिनों के हंगामे और विरोध के बाद आखिरकार नेपाल में एक अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात 9 बजे शपथ ली। यह कदम जंजी के सुझाव के बाद उठाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी और नेपाल के भाई बहनों को शांति व प्रगति की शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने भी नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने की बात दोहराई। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुखिया बनी है, जिनसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की उम्मीदें जुड़ी हैं। हालांकि यह केवल अंतरिम सरकार है और आम चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे, जिसके बाद तय होगा कि नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा। इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और भारत से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।